Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनर्स कराया था जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको स्कूल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनर्स के बारे में समझा था, डिटर्मिनर्स के 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना था और 2 टाइप्स को हमने कंप्लीट भी कर लिया था। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराई थी जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। होपफुली आपने वो वीडियो देखी ही होगी। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको आज की वीडियो जो है और अच्छे से समझ आ पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम डिटर्मिनर का ही टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो आज की हमारी पसंद आती है, आपके लिए बेनिफिशियल होती है, तो आप सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, डिटर्मिनर्स। तो दोस्तों, आज हमने जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से कंटिन्यू करना था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यानी वो वाले डिटर्मिनर्स जो किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो चलिए दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। दिस व्हील चेयर बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। यहाँ पर दोस्तों जो दिस है, दिस जो है वो यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरह यूज किया गया है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, दैट लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट वाज आवर हाउस अर्लियर। वो जो लास्ट हाउस है गली में, वो हमारा पहले मकान हुआ करता था। तो यहाँ पर जो दैट का यूज हुआ गया है दोस्तों, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरह यूज किया गया है। तो दैट यहाँ पर जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सब देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज वीडियो। मैं पहले से ही वो सभी वीडियो देख चुका हूँ। तो यहाँ पर जो दीज शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, दीज वीडियोस, ये जो दीज है दोस्तों यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरह यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप सब देख सकते हैं, ऑल दोज आइटम्स इन द म्यूजियम आर प्रिजर्व्ड फॉर विजिटर्स। वो सारी आइटम जो कि म्यूजियम में रखी गई है वो विजिटर्स के देखने के लिए संरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर जो दोज शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरह किया गया है। होपफुली आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। दोस्तों डिटर्मिनर्स की हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। क्वांटिफायर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वो वाले डिटर्मिनर्स जो कि क्वांटिटी पता लगाने में मदद करते हैं, वो डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। तो चलिए दोस्तों, इन सारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वांटिफायर डिटर्मिनर है वो है ईच। ईच जो शब्द है आपने सुना होगा, ईच का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं। ईच जो है सभी लोगों की बात करता है, सभी लोगों को कंसीडर करता है, पर वन बाय वन कंसीडर करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ईच जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही दोस्तों यूज होगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ ही साथ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ईच जो है वो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। कभी भी एक सब्जेक्ट हो, एक चीज की बात की गई हो, तो ईच उसके साथ यूज नहीं किया जाएगा। ईच हमेशा टू या टू से ज्यादा सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल बी गिवन स्वीट्स। क्लास में हर एक बच्चे को स्वीट्स दी जाएंगी। इस एग्जाम्पल का पहले मतलब समझिए। यहाँ पर जो है कहना वो ये चाहता है कि क्लास के सभी बच्चों को स्वीट्स तो मिलेंगी, यानी मिठाइयाँ तो मिलेंगी, पर वन बाय वन मिलेंगी। क्योंकि ईच का मतलब ही होता है सभी लोगों को तो कंसीडर किया जाएगा, बट वन बाय वन किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ईच जो है स्टूडेंट से पहले लगा, यानी कि स्टूडेंट जो है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। और मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट जो है, ईच जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख रखा है, स्टूडेंट्स नहीं लिखा। स्टूडेंट्स लिख देता तो ये प्लूरल हो जाता, पर हमें पता है कि ईच जो है वो सिंगुलर के साथ ही यूज किया जाता है, इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल बी गिवन स्वीट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने ईच वन सुना होगा, ईच वन ऑफ भी सुना होगा। इनके डिटर्मिनर्स के बारे में भी बात करते हैं। They are also used to show the same meaning, but they are used with plural subject.
ईच वन और ईच वन ऑफ का भी सेम मीनिंग होता है, यानी सभी लोगों को कंसीडर किया जाएगा, बट वन बाय वन कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ ईच वन एंड ईच वन ऑफ में अलग क्या चीज होती है कि ये दोनों शब्द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, किस तरह से इनका यूज किया जाता है वो देखते हैं हम नीचे वाले एग्जाम्पल में। ईच वन ऑफ द बॉयज विल पार्टिसिपेट इन एनी को करिकुलर एक्टिविटी। हर एक बच्चा जो है, हर एक लड़का जो है वो पार्टिसिपेट करेगा किसी ना किसी को करिकुलर एक्टिविटी में। आपको पता होगा को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है। तो ईच वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पर बॉयज लिखा है मैंने, यानी कि प्लूरल। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली लाइन में ही बताया कि ईच वन या ईच वन ऑफ का जब भी यूज किया जाता है तब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉय ना लिख करके बॉयज लिखा है। तो हमारा सेंटेंस हो गया ईच वन ऑफ द बॉयज विल पार्टिसिपेट इन एनी को करिकुलर एक्टिविटी। होपफुली आपको ईच जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिफायर की ओर। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वांटिफायर है वो है एवरी। एवरी भी ईच से मिलता जुलता ही है। एवरी का भी मतलब वही होता है कि इसके अंदर भी सभी लोगों को एक साथ कंसीडर किया जाता है, बट वन बाय वन। जैसे ईच के अंदर सभी लोगों को कंसीडर किया जाता था, वैसे ही एवरी के अंदर भी सभी को कंसीडर किया जाएगा, बट वन बाय वन किया जाएगा। एवरी जो है दोस्तों, जैसे ईच दो ही सब्जेक्ट या दो से ज्यादा के साथ यूज किया जा सकता था, पर एवरी दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज नहीं किया जा सकता। एवरी जो है हमेशा थ्री और मोर सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एवरी जो है हमेशा इसके साथ सिंगुलर शब्द का ही यूज करें, सिंगुलर में रखें अपने सब्जेक्ट को, तभी आपका जो सेंटेंस है वो एवरी के साथ ठीक से बन पाएगा। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल लिया दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। एवरी स्टूडेंट विल प्लांट अ सैपलिंग टुडे। आज हर एक बच्चा जो है पौधा उगाएगा। यहाँ पर जो एवरी है उसके साथ स्टूडेंट लिखा है मैंने। स्टूडेंट का मतलब हो गया सिंगुलर, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यानी करेंगे तो सभी बच्चे प्लांट पर वन बाय वन करेंगे। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये एग्जांपल और ये एवरी अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद एवरी के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, आपने सुना होगा एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी टाइम, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों एवरी के। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ एवरीबडी वर्सेस एवरीवन। इसके अंदर अक्सर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसमें आखिर डिफरेंस है क्या। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके बीच में एक बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। एवरीबडी जो है आप तब यूज करेंगे जब आप किसी फॉर्मल या रिस्पेक्टेबल सेंस में बात करते हैं। जब आपसे कोई बड़े या आपसे कोई पोजीशन में बड़े लोग आपके सामने बैठे हों, तब आप उनको एवरीबडी कहकर बुलाएंगे, यानी कि सभी को बुला रहे हैं आप और एवरीबडी कह के बुला रहे हैं। बट अगर आपकी ही उम्र के आपके सामने लोग बैठे हैं या आपसे छोटी उम्र के आपसे लोग बैठे हैं, तो आप उनको इंग्लिश में एवरीवन कह के बुला सकते हैं, यानी कि इनफॉर्मल या कैजुअल सेंस में आप उनको इजीली बुला सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एवरीबडी से मैंने एग्जाम्पल लिया है, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन टूवर्ड्स मी, सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एवरीबडी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर फॉर्मल या रिस्पेक्टेबल सेंस में जो है सेंटेंस का जो डायरेक्शन है वो हो रही है। नेक्स्ट है एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टूवर्ड्स मी। यहाँ पर भी सेंटेंस का मतलब वही है कि सभी मेरी बात की ओर ध्यान दीजिए, पर यहाँ पे एवरीवन शब्द यूज होने से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो इनफॉर्मल सेंस या कैजुअल सेंस में यूज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, होपफुली आपको एवरी जो है और एवरी के जो दो कंपाउंड्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इसी के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सम। सम जो है एक बहुत ही मोस्ट कॉमन इंग्लिश का एक वर्ड है, आपने सुना होगा। सम जो है इसका मतलब समझ लेते हैं। सम तब यूज किया जाता है जब कुछ क्वांटिटी अननोन होती है, जब हमें पता नहीं होता कि कोई चीज कितनी मात्रा में मौजूद है, बट हम उस चीज को काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज जो हमारे पास मौजूद है हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, उस चीज को काउंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आप सबको बोलूं आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। मैंने यहाँ पे बोला आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, यानी कुछ पैसे हैं। तो यानी इतने पैसे हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, वो काउंटेबल है। ठीक है दोस्तों, सम का हमेशा यूज सिंगुलर के साथ ही किया जाएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सम का यूज किया जाएगा। जैसे कि नीचे मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, आई हैव सम वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए कुछ
पानी है। अब पानी की मात्रा इतनी है जिसको काउंट किया जा सकता है, यानी इतना पानी नहीं है समुद्र जितना कि मैं उसको काउंट ही नहीं कर सकता। मेरे पास इतना पानी है जिसकी मात्रा मैं काउंट कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई नीड सम रिस्पेक्ट फ्रॉम माई जूनियर्स। मेरे को अपने जूनियर से कुछ रिस्पेक्ट, सम रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर सम का यूज हुआ है, आप सब देख ही सकते हैं। सम एक हमारा क्वांटिफाइड डिटर्मिनर है, और होपफुली आपको ये जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एनी जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा सेंटेंस को ओपन एंडेड यानी कि खुला छोड़ देता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि किसी क्लास में किसी टीचर ने बोला एनी स्टूडेंट कैन कम विद मी, मेरे साथ कोई भी बच्चा आ सकता है। अब यहाँ पर बात को ओपन एंडेड छोड़ दिया गया। अब कौन सा बच्चा आएगा टीचर ने ये नहीं बताया, टीचर ने बोला एनी स्टूडेंट, यानी बात को ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों जो आपको एनी के बारे में ध्यान रखनी है, एनी को तब भी यूज किया जा सकता है जब क्वांटिटी बिल्कुल जीरो होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास मेरी जेब में कुछ भी पैसे नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जीरो मनी की जगह एनी मनी का यूज किया था, जिससे कि आपको सेंटेंस सुनकर समझ आ गया होगा कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो एनी का यूज तब भी किया जाता है जब क्वांटिटी बिल्कुल शून्य के बराबर हो। नेक्स्ट बात एनी के बारे में है, एनी कुड बी यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। एनी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपका सेंटेंस किस तरह का है। जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ नीचे एग्जांपल लिए हैं। आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई एनी क्लासमेट, मेरे पास मेरे किसी भी क्लासमेट का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वही बात है कि बिल्कुल जीरो क्वांटिटी की बात की गई है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था। एनी का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर हो, बिल्कुल जीरो क्वांटिटी हो। नेक्स्ट एग्जांपल आप सब देख सकते हैं, यू में गो विद एनी बॉय, तुम किसी भी लड़के के साथ जा सकते हो। यहाँ पर जो है एनी यानी कि ओपन एंडेड बात को छोड़ दिया। अब किस लड़के के साथ जाएंगे इस बारे में बताया नहीं गया है। यू में गो विद एनी बॉय, किसी भी लड़के के साथ जा सकते हो। तो एनी जो है ओपन एंडेड छोड़ देता है सेंटेंस को, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ। होपफुली आपको एनी वाला जो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटिफाइड डिटर्मिनर की तरफ, जो है ईदर एंड और। ईदर और का कॉम्बिनेशन अक्सर आपने देखा ही होगा सेंटेंस में। ईदर का यूज या और का यूज तब किया जाता है जब हमारे सामने कोई दो चीजें हो और उन दोनों में से हमने केवल एक को ही चुनना है। हम ईदर एंड और का यूज तब करते हैं। और जो है हमेशा ईदर के साथ यूज किया ही जाएगा, ईदर के साथ और कोई शब्द यूज नहीं किया जा सकता। ईदर के साथ कॉम्बिनेशन हमेशा और का ही रहेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ईदर राम विल कम विद मी और श्याम विल कम, या तो मेरे साथ राम आएगा या तो मेरे साथ श्याम आएगा। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट थे हमारे पास, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ईदर दो में से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करता है। तो या तो राम आएगा या तो श्याम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ईदर यू गो टू होम और कम विद मी इन द पार्टी, या तो तुम अपने घर जाओ या मेरे साथ पार्टी में चलो। अब यहाँ पर भी दोस्तों दो चॉइसेस थी, या तो घर जाएं या तो पार्टी में चलें, तो दोनों में से एक को ही चुना जा सकता है। तो ईदर और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वांटिफाइड डिटर्मिनर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नीदर नॉर। नीदर नॉर दोस्तों ईदर और का बिल्कुल उल्टा है। ये तब यूज किए जाते हैं जब हमारे सामने दो चॉइसेस हैं पर दोनों में से हमने किसी को भी चूज नहीं करना। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारे सामने दो चॉइसेस हैं और दोनों में से हमने किसी को भी चूज नहीं करना। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी है नीचे। नीदर मोहन इज इंटेलिजेंट नोर सोहन, ना ही मोहन इंटेलिजेंट है और ना ही सोहन इंटेलिजेंट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नीदर के साथ हमेशा नोर का ही कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों आप। नीदर रीना इज एंग्री विद मी नोर सीता, ना ही मुझसे रीना गुस्सा है ना ही मुझसे सीता गुस्सा है। अब दो चॉइसेस थी और दोनों में से हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, ना ही रीना ना ही सीता। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको नीदर नोर का भी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों हम अपने वीडियो में। अब है हमारे पास दोस्तों बोथ। बोथ एक बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, जो आपने इंग्लिश के अंदर सुना ही सुना होगा। बोथ का मतलब क्या होता है?
बोथ भी जो है ना ईदर और नीदर नोर से मिलता जुलता है। बोथ में भी हमारे सामने दो चॉइसेस होती है और दोनों में से हमने दोनों को ही जब चुनना होता है तब हम बोथ का यूज करते हैं। दूसरी बात दोस्तों जो बोथ के बारे में आपको ध्यान रखने के लिए जरूरी है वो ये है कि बोथ जो है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप एग्जांपल में देख सकते हैं, बोथ इंडियंस हैव वॉन द मैच, दोनों भारतीय मैच जीत गए। अब यहाँ पर दोनों, दो ही भारतीय थे और दोनों की ही हमने बात की गई है, तो हमने यहाँ पर बोथ का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, बोथ ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, दो ही भाई थे और दोनों ही भाई होशियार हैं। यहाँ पर बोथ शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वांटिफाइड डिटर्मिनर है ऑल। ऑल आपने सुना ही होगा, ऑल के बारे में आपको पता भी होगा। ऑल एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ही सरल सा क्वांटिफाइड डिटर्मिनर है, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है दोस्तों, समझ लेते हैं जल्दी से। ऑल जो है हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं और उन बहुत सारी चॉइसेस में से हमने सबको ही सिलेक्ट करना है, तब हम ऑल का यूज करते हैं। ऑल जो है दोस्तों हमेशा प्लूरल के साथ ही यूज किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑल हॉलीडेज वर बोरिंग, सारी छुट्टियां बोरिंग थी। अब यहाँ पर सारी छुट्टियों की बात की गई है, यानी बहुत सारी चीजों की बात की गई है और सभी की बात की गई है। ऑल के थ्रू आपको क्लियर हो गया कि सभी की बात एक साथ की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द गर्ल्स हैव रीच्ड इन द क्लास, सारी लड़कियां कक्षा में पहुंच चुकी हैं। अब सारी लड़कियों की बात की जा रही थी दोस्तों, तो यहाँ पे ऑल जो है वो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर यूज किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफाइड डिटर्मिनर जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। होते तो इनके अलावा और भी कई सारे डिटर्मिनर हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दो तरीके के आर्टिकल्स एंड पोजेसिव डिटर्मिनर क्लियर कर दिए थे। इस वीडियो में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर एंड क्वांटिफाइड डिटर्मिनर जो है क्लियर कर दिए हैं। इनके क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्कूल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक आपको उतना बेहतर से अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो होपफुली दोस्तों आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एक वर्कशीट आपके सामने प्रेजेंट की है, आप इस वर्कशीट को डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से फिल आउट कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा दोस्तों। बाकी सबकी भी प्रैक्टिस आप अपने आप घर पर कर सकते हैं, गूगल पर बहुत सारी वर्कशीट अवेलेबल है, आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं वर्कशीट को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, डिटर्मिनर टॉपिक हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपने हमारी दोनों वीडियोस देख ली होंगी, आपको डिटर्मिनर का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।